अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। माय नेम इज़ इरफान हैदर and my qualification is MCOM. Today we will discuss about the importance, significance of the HRM in the organization perspective and the government perspective. कि HRM क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको अपना गोल अचीव करने के लिए। क्या HRM डिपार्टमेंट इतनी अहमियत का हामिल है कि उसका हम एक अलहदा से डिपार्टमेंट ही बना दें? तो आज हम इस जो है ना पॉइंट पर रोशनी डालेंगे, ये अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस का भी ये पार्ट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है ना इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें कि वो क्यों इतना ज़रूरी है। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इस वीडियो में हम जो चीज़ें क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द HRM करेंगे, देन पर्सनल डिपार्टमेंट वर्सेस HR डिपार्टमेंट, के पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है और HR डिपार्टमेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसकी शक्ल चेंज होकर आज के दौर में वो HR डिपार्टमेंट बन चुका है। इम्पॉर्टेंस इन स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है किसी भी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस स्ट्रेटेजी मेकिंग में HR की क्या ज़रूरत है, HR की क्या इंपॉर्टेंस है उस स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस के अंदर, उसका हम एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद HR फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन थीम है HR का, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। अगरचे HR फंक्शन जो है ना हमारे इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने इसमें कवर ज़रूर करना है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन से फंक्शन जो है ना HR के अंदर मौजूद हैं, जिससे उसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। इंट्रोडक्शन में हम इसके क्या लिखेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन नॉट बी डन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। ये बात तो तयशुदा है कि कोई भी गोल अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव करना चाहती है, इवन छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो विदाउट ह्यूमन पावर के, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स के वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। अगर हम आज के दौर की भी बात करें, मॉडर्निज्म की, टेक्नोलॉजी की, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, इतनी ऑटोमेटिक मशीनरी होने के बावजूद भी, हमें कहीं ना कहीं जो है ना मैन पावर की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इस वजह से जो आप ये कह लें कि जहां पर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स आएगा, वहां पर HRM भी अपना अमल करेगी। व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है विदाउट इट्स एम्प्लॉयज? कि गूगल एक सॉफ्टवेयर है, गूगल एक सर्च इंजन है, अगर पीछे उसके बैकएंड पे एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉय वर्क ना करें, तो हम गूगल को नहीं जानते। तो गूगल की बैकबोन क्या हुई? उसके पीछे जो टेक्निकल स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, वो गूगल को लेकर चल रहे हैं। अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड सम इम्प्रेसिव बैंक बैलेंसेस, ये सारी चीजें जो बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, ये कौन बनाता है? इवन के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो बनाने वाले कौन लोग हैं? खुद से तो डेवलप नहीं हो रहा ना, तो उनको बनाने के लिए पीछे वर्क चाहिए, टीम चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए। तो ये सारे लोग क्या हैं? लोगों से ही जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। लोग नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ भी नहीं है। सिमिलरली, इफ यू रिमूव द एम्प्लॉयज फ्रॉम मच वेरिड ऑर्गेनाइजेशन एज माइक्रोसॉफ्ट, हॉलमार्क, व्हाट वुड यू लेफ्ट? नो मच, कुछ भी नहीं बचेगा अगर उसके अंदर से आप मैन पावर को निकाल दें। तो मैन पावर जहां होगी, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की भी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि HRM की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कि जहां पर मैन पावर को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि पर्सनल डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट क्या है। प्रीवियसली ये HR जो था, ये पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, जिसके जो काम होता था वो लिमिटेड होता था। कुछ स्पेसिफिक काम इसके होते थे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते थे। जूँ जूँ मॉडर्निज्म होती गई, ग्लोबलाइजेशन होती गई, मल्टीनेशनल कंपनीज वजूद में आती गई, वो पर्सनल डिपार्टमेंट तब्दील होते 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 आज क्या बन गया है? HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बन गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट क्या था प्रायर टू द मिड 1960s। 1960 से जो पहले पहले क्या था? पर्सनल डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन वर ऑफन परसीव्ड एज द हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्यूज। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जाना जाता था खुशी के मौके को सेलिब्रेट करना है या हेल्थ को मैनेज करना है,
एम्प्लॉयज़ की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ये डिपार्टमेंट का ये काम हुआ करता था। दियर प्राइमरी जॉब एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्लानिंग कंपनी पिकनिक्स, शेड्यूलिंग वेकेशंस, enrolling workers for health care coverage and planning retirement parties। ये काम हुआ करता था उसका पर्सनल डिपार्टमेंट का, कि जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बट टूडेज फेडरल एंड स्टेट लॉज हैव बीन चेंज्ड, जो कि कानून में तब्दीलियां होती गई, लॉ ने प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के हक में काफ़ी कानून बनने लग गए, नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म होने लग गई। जूँ जूँ कानून में एडवांसमेंट होती गई, इसी तरह डिपार्टमेंट को अपना जो है ना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग भी चेंज करना पड़ा, जिससे एचआर डिपार्टमेंट वजूद में आया। जॉब्स हैव आल्सो चेंज, जो लोगों के काम करने का अंदाज था, लोगों का तरीक़ेकार था, कंपनीज के जो ऑनर थे उनका काम लेने का अंदाज था, वो भी तब्दील होता गया। फर्दर मोर जॉब बाउंड्रीज आर बिकमिंग ब्लर्ड। जॉब बाउंड्रीज का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की बेस्ट एग्जांपल है कि जहां पर एक ही कंपनी एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना काम कर रही है, तो उनके लिए अब वो सारा एक एक कंपनी बन के रह गई है उनके लिए, तो उनके लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज अब कोई मैटर नहीं रख रही। Today's workers are just as likely to find themselves working on project teams with various peoples from across the organizations. Others may do the majority of their work at home and rarely see any of their co-workers। जो जॉब के अंदर चेंजिंग आई है वो दो तीन तरीके से चेंजिंग आई है। कुछ लोग जो है ना वो एज अ टीम काम करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग एज अ टीम काम करने को पसंद करते हैं, या कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो एज अ टीम परफॉर्म की जा सकती हैं, सिंगल काम नहीं किया जा सकता। फिर जॉब की एक और चीज़ चेंज हो गई कि जॉब ऐसी डेवलप होना शुरू हो गई, ऐसी क्रिएट होना शुरू हो गई जिसमें लोग सिंगल ऑनर के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने घर बैठकर वो काम करने को पसंद कर रहे हैं और घर बैठकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसी जॉब्स हैं जिसमें वो अपने को ऑनर्स को, अपने को वर्कर्स को भी देखना उन्हें नसीब नहीं होता। जिस तरह मिसाल के तौर पे ऑनलाइन वर्किंग ले लें, ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठकर अगर हम एक मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो मुझे नहीं पता कि मेरी इस सर्विस से कौन कौन लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं ये सर्विस परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन ये तो एक पर्सनल लेवल पे आ गई ना, तो लेकिन है तो ये जॉब का चेंज ही ना। तो इस तरह से यूं यूं ये तब्दीलियाँ आती गई, चेंजेस आती गई, जो पर्सनल डिपार्टमेंट था उसे भी अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत पड़ी। इस तरह जो पर्सनल डिपार्टमेंट था वो क्या बन गया, एचआर डिपार्टमेंट। और एचआर डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, सारी चीज़ों को इंगेज करता है कि ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको किसी तरह रिमूव करके जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए यूज़ किया जा सके। Thus, organization needs HRM specialists in the trained in psychology, sociology, organization and work design and law। तो फिर अब एचआर को अब क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए इन फील्ड्स के, जो बंदों की साइकी समझते हों, बंदों का सोशलिज्म समझते हों, लॉ के बारे में भावनाव रखते हों। इन फील्ड के स्पेशलिस्ट मिलाकर अपने एचआर डिपार्टमेंट में वो एक टीम बना लेते हैं। फिर जाके एचआर डिपार्टमेंट एक इफेक्टिव एचआर डिपार्टमेंट बनता है। सिर्फ एक ऑनर ही अगर कहे एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बंदा होगा वो ये काम करेगा, तो वो उसके लिए नामुमकिन है। मतलब कोई एक बंदा नहीं होगा जो इन सारी फील्ड का जो है ना माहिर होगा। तो एचआर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। कोई किसी फील्ड का माहिर होगा, कोई किसी फील्ड का माहिर होगा, वो सारे अपनी राय देंगे, फिर एक उनकी पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी, एक उनका वे, एक प्रोसेस बनेगा। अब स्ट्रेटेजिक नेचर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक नेचर क्या होती है, कैसे एचआरएम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस के अंदर अमल दखल करती है, या उसकी अहमियत कहाँ पे है, उसकी कहाँ पोजीशन है एचआर की, कि भाई ये कंपनी का ऑनर एक स्ट्रेटेजी बना रहा है, उसे एचआर से क्या ताल्लुक, एचआर उससे क्या फ़ायदा देगा अपनी पॉलिसी। ऑनर का काम तो यही होगा ना कि मैंने प्रॉफिट लेना है, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ मुझे इससे प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए वो कोई पॉलिसी बनाएगा, उसके जो डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे। अब पॉलिसी बनाने में एचआर डिपार्टमेंट अपना क्या रोल अदा करेगा, तो चलें देखते हैं। मैनी कंपनीज टूडे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल इन मीटिंग दियर गोल्स। कह रहा है कि बहुत सी कंपनी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो अपनी जो मीटिंग्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उसमें
लोगों को शामिल करते हैं, ठीक है, लोगों को बेनिफिट्स देते हैं, लोगों को पर्सनल वैल्यूज देते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाता है कि हमें कंपनी में वैल्यूज दी जा रही है। जब आप ऐसे लोगों को वैल्यूज देंगे अपने डिसीजन प्रोसेस में, तो फिर वो क्या करेंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंगली काम करेंगे। HRM मस्ट देयर फॉर बैलेंस टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका HRM का डिपार्टमेंट का काम क्या है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बैलेंस को कायम रखना है। पहली क्या है, असिस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कि जो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है गोल को अचीव करने के लिए, उस डायरेक्शन में सीधे चलते रहें। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिप्रेजेंटिंग एंड एडवोकेटिंग, रिप्रेजेंट भी करेगा, एडवोकेट भी करेगा, किसके, एम्प्लॉयज के राइट्स को, एम्प्लॉयज की लाइकिंग डिसलाइकिंग को वो रिप्रेजेंट भी करेगा कंपनी को, और एडवोकेट उसके खिलाफ लड़ेगा भी कंपनी से कि भाई ये एम्प्लॉय का हक है, अगर आप एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे ये चीज प्रोवाइड करें। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, मतलब दोनों के दरमियान बैलेंस रखता है, ना ज्यादा एम्प्लॉय के हक में चला जाता है और के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो जाए, ना सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के हक में ला के एम्प्लॉय के खिलाफ हो जाए। जिस तरह हमने वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसी तरह ये वाला बैलेंस है कि एचआर ने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को और उसके दरमियान बैलेंस लेकर आना है। अब इस पर्सपेक्टिव में जो जो आपके माइंड में चीजें आ रही हैं, आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं। असल में हमने क्या करना है इस लेक्चर में, यही कवर करना है कि मेन थीम क्या है, उसके अंदर आपकी मेरे से बेहतर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बेहतर अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है लोग, तो वो बेहतर इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Moreover, an organization's employees can assist in gaining and maintaining a competitive advantage. Competitive advantage क्या होता है कि सेम आपकी कंपनी की तरह एक दूसरी कंपनी काम कर रही है, वो आपका कंपेटिटर है, तो जितने आपके एम्प्लॉयज उससे ज्यादा वेल ट्रेंड होंगे, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एक दो कंपनी ने, दोनों ने ही जो है ना सेम क्वालिफिकेशन के लोग हायर कर लिए, उन्होंने कहा जी हमें ग्रेजुएशन के लोग चाहिए, 100 बंदा उन्होंने ग्रेजुएशन का हायर कर लिया, हायर करके उन्होंने काम पे लगा दिया। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट अपना जो कंपेटिटर है उसके मुकाबले में अपने स्टाफ को ज्यादा वेल ट्रेंड करेगा, ज्यादा उसको डेवलप करेगा, जिससे क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि किस तरह उनकी ट्रेनिंग करनी है कि अपने गोल को किस अच्छे तरीके से वो अचीव कर सके। Attracting and keeping such employees requires HRM policies and practices that they desire. उनको रखना है एम्प्लॉयज को कि किस तरह रिटेन करना है, किस तरह उनकी जो डिजायर है उसको मेंटेन करना है, ताकि कंपनी का गोल भी अचीव हो जाए और हमारे पास जो एम्प्लॉय है जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की है, अपना इतना इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारे पास रुक भी जाएं। ये नहीं कि सिर्फ आपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दिया, उनको स्किल्ड इतने दे दिए कि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए, मतलब बहुत उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो गई, अब वो क्या करेंगे, आपसे बेहतर कंपनी को देखेंगे, ढूंढेंगे कि यार हम अब इतने स्किल्ड हो गए हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले तो हमें कुछ भी नहीं था पता, ऑर्गेनाइजेशन ने हम पे इतना इन्वेस्टमेंट की है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ नहीं है, ये सारे काम एचआर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए कर रहा है कि हमें गोल किस तरह अचीव करना है। लेकिन फायदा तो एम्प्लॉय का हो रहा है कि एम्प्लॉयज जो हो रहे हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे, दूसरी कंपनीज को देखेंगे कहाँ इनका कंपेटिटर जो है ना हमें बेहतर सैलरी देगा, हम वहां पे जंप कर जाएं। तो एचआर का ये भी काम होता है कि आप पर्सनल डेवलपमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए भी पॉलिसीज बनाएं कि उनकी जो आप डिजायर बढ़ रही हैं उसको भी आपने अचीव करना है, उसको भी आपने मेंटेन रखना है। HR can help the organization select an appropriate structure to fit the need of the strategy. तो ये भी एचआर का काम है कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा कि वो जो ट्रेंड और डेवलप्ड अब आपके एम्प्लॉय बन चुके हैं, आपका एक एसेट बन चुके हैं, आपका रिसोर्स बन चुके हैं और कंपनी का, उनको किस तरह उनकी नीड्स को आपने कैसे फुलफिल करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने जितना इस पे ट्रेनिंग कर दी है, जितना पैसा लगा दिया है, साल में हमारी 3-3 दिन या 6-6 महीने ट्रेनिंग हुआ करती थी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एम्प्लॉयज में हमने इतनी ट्रेनिंग लगा दी है, तो अब इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू आप उस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपका आया वो जो एम्प्लॉय है वो अब इस काबिल है कि आप उसको रखें या ना रखें। Also needs to support the organizational structure, HR needs to decide
what the relevant job standards are and how to evaluate the performance of the such employees. In short, strategic human resource management creates a clear connection between the goals of the organization and activities of the people who work here. अगर सिंपल लुब्बे लुबाब हम ये करें कि हमने ये कहना है कि एचआर क्या करता है, सिंपल उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना है और उसको रिटेन रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके. The HR function of staffing, training and development are important to supporting organizational strategy through human capital related areas such as building, developing and maintaining a productive and talented workforce. जी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए क्या करेगा एचआर, अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करेगा, टैलेंट बनाएगा उसके अंदर. Being a strategic partner, HR respond to 4 different strategic approaches. अब यहाँ पे 4 हम ऐसी स्ट्रेटजीज लेंगे. उसमें हम देखेंगे कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी उस पर क्या फोकस कर रही है और एचआर डिपार्टमेंट उसमें क्या हेल्प कर रहा है. हमने अभी यही सीखा ना कि एचआर डिपार्टमेंट कंपनी की स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए. कैसे हेल्प करता है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं. मिसाल के तौर पे स्ट्रेटजी की टाइप पहली है जी कॉस्ट डिफरेंशिएशन. कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है जी कंपनी की कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन मिनिमाइज इस तरह से करना है कि हमारा कंपेटिटर जो चीज़ बना रहा है हमारी चीज़ उससे बेहतर बने. हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है वो कॉस्ट मिनिमाइज हो, कॉस्ट उसकी मिनिमाइज भी हो और उसकी जो प्रोडक्ट की जो है कह लें आप प्रोडक्ट उसकी दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर भी हो. तो ये समझ लें कि इसकी पहली स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी कि जी हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है. इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजीज क्या है इसके, एम्फसाइज एक्वायरिंग लो कॉस्ट मटेरियल. कंपनी देखेगी कहाँ से हमें लो कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से खरीदेगी. फिर स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस, वो उन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगी जिस प्रोसेस से वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके फिनिश गुड में तब्दील हो जाना है. रिड्यूसिंग वेस्ट, ऐसी पॉलिसी बनाएगी या ऐसी मशीनरी इक्विपमेंट हायर करेगी जिससे वेस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो, कम से कम वेस्ट निकले. मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगी किसकी, वर्कफोर्स की, कि भाई वो कम टाइम पीरियड में या जितना टाइम पीरियड हमने सेट किया है कि हमारे 10 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो 10 घंटे में 10 ही प्रोड्यूस हो या एटलीस्ट 9 हो, बिल्कुल नीचे ना चले जाए. ये उनकी पॉलिसी है, ये उनके ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये काम करना चाह रहे हैं. अब एचआर इसमें क्या अपना काम कर सकती है या एचआर कैसे इसको इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने में कैसे मदद कर सकती है वो देखें. सबसे पहले स्ट्रक्चर. एचआर क्या करेगा, जॉब का स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा कि जो ये जॉब करना चाह रहे हैं उसका क्या तरीकेकार होगा, क्या उसकी साख्त होगी, मशीनरी कितने बजे चलेगी, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ सेकंड शिफ्ट में काम करेंगे, कितने फर्स्ट शिफ्ट में काम करेंगे. ये सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके एचआर वाले देंगे. कौन कौन से लोग वहाँ पे होने चाहिए, तब बेहतर तरीके से काम हो सकता है. अगर आपने एक मशीनरी चलानी है तो मशीनरी के ऑपरेटर कितने होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके पर्सनल ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, किस तरह का कल्चर जो है ना वो होना चाहिए. अगर 10 एम्प्लॉयज़ आपने लगाए हैं तो 10 एम्प्लॉयज़ वो किस तरह के लगाने हैं आपने, उनकी लैंग्वेज वगैरह क्या, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्या करेगा एचआर डिपार्टमेंट देखेगा. स्ट्रक्चर जॉब्स एंड डिपार्टमेंट टू मैक्सिमाइज क्रॉस ट्रेनिंग नॉलेज एंड शेयरिंग्स. ठीक हो गया. अब उनकी ट्रेनिंग करेगा, नॉलेज शेयरिंग करेगा. नंबर 2 पे क्या करेगा, डिजाइन कर देगा कंपनसेशन प्रोग्राम्स टू रिवार्ड एफिशिएंसी कॉस्ट सेविंग. ये जो दूसरा इनका काम था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं, तो एचआर वाले क्या करेंगे, रिवार्ड का एक सिस्टम बना देंगे. रिवार्ड जरूरी तो नहीं पैसों की सूरत में हो सकता है. रिवार्ड जो है वो अगर उन्हें ये टाइम दे दिया जाता है कि अगर आप इतने टाइम में ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट आपको जो है ना वो एक हॉलीडे दे दिया जाएगा, या आपको इतने % आप इस चीज़ में से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ वैसे ही ट्रीटमेंट या पार्टी वगैरह या कुछ भी दे दिया, इस तरह का बेनिफिट कर दिया. तो ये सारा डिज़ाइन करेगा वो एचआर डिपार्टमेंट. सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ विद वर्सेटाइल स्किल्स, कि जो जो एम्प्लॉयज़ उसकी कंपनी में मौजूद हैं किस किस में वो स्किल मौजूद है जो हम एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना के एक टीम बना के वहाँ पे लगा देगा.
तो पहली पॉलिसी उन्होंने जो बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, उसको अचीव करने के लिए ये एचआर डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया। इसी तरह दूसरी पॉलिसी पे आ जाए। दूसरी पॉलिसी क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारी प्रोडक्ट जो है ना डिफरेंट होगी किससे? हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से। कैसे प्रोडक्ट डिफरेंट होगी? प्रोडक्ट होगी तो सेम ही, लेकिन उसके फीचर्स मुख्तलिफ होंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के जो है ना शैम्पू हैं शैम्पू का काम क्या है? सर को साफ करना, बालों को धोना, लेकिन उसमें वो ऐसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऐसे फीचर्स डाल देते हैं कि जो उसका यूजर होता है वो कहता है यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए, यही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था कि डैंड्रफ ना हो या बाल सिल्की हो जाए, या इस तरह की जो है ना वो फीचर्स डाल देते हैं जिससे वो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इस तरह की पॉलिसी बनानी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिलीवर प्रोडक्ट सर्विस दैट इज सिमिलर टू द कंपेटिटर बट इनकॉर्पोरेट अ फीचर्स दैट डिफरेंशिएशन इट। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि हम एम्फासाइज करती है कंपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस कंज्यूमर फेस्ड विद मल्टीपल चॉइसेस। कंज्यूमर के पास हमें पता है मल्टीपल चॉइस है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है कि आप ये चीज लो या ये ना लो, उसने अपनी मर्जी से चीज लेनी है। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंपनी चाह रही है आइडेंटिफाई दोज फीचर्स दैट मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्टैंड आउट। कि हमारी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो लोगों तक हमने पहुंचाने हैं, उसके अंदर हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है कि जो दूसरी प्रोडक्ट में ना हो जो हमारा कंपेटिटर बना रहा है। अब इसमें एचआर अपना कैसे रोल अदा कर सकता है? डिजाइन करेगा कंपनसेशन सिस्टम्स टू रिवार्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। कंपनी के अंदर अनाउंस कर देगा कि जो हमारी इस पॉलिसी में इनोवेशन लाएगा या क्रिएटिविटी लेकर आएगा, डिज़ाइन लाकर हमें दे, हमें अगर डिज़ाइन पसंद आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। इस तरह आपके जो एम्प्लॉई हैं, एक तो वो आपके एम्प्लॉई हैं, उन्हें सैलरी मिलनी है, दूसरा वो इंटरेस्टिंगली ज़्यादा शौक से कोई ना कोई क्रिएटिविटी करके आपके पास लेंगे। इस तरह आपके पास क्या होंगे? एक नया से नया डिज़ाइन आ जाएगा, नए से नई क्रिएटिविटी आ सकती है। फिर जिसको आप चूज़ कर लेंगे तो फिर उसको आप कंपनसेट कर दें एम्प्लॉय को, इससे दूसरे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी के अंदर क्या हुआ? एचआर ने अपना रोल अदा किया। दूसरा, एजुकेट करें एम्प्लॉयज़ अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर्स। इस तरह आपके एम्प्लॉय में जिन लोगों को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का नहीं पता वो इसको जानने की कोशिश करेंगे, आप उनको एजुकेट करें कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है। हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जानने के बाद बहुत से एम्प्लॉय आपको बड़े अच्छे अच्छे जो है ना वो मशवरे वगैरह दे सकते हैं, फीचर्स आपको बता सकते हैं। क्रिएट मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट स्पेशल प्रोडक्ट फीचर। एडवर्टीजमेंट बेस्ट टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके बाद क्या करें? कैंपेन रेडी करें, एडवर्टीजमेंट करें अपने उस फीचर्स की, ताकि लोगों तक आपने जो फीचर बताना चाह रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है, अलगर्स के कोई दूसरा कंपेटिटर भी उसको कुछ अरसे बाद यूज कर लेगा, लेकिन चूंकि पहले आपने किया तो नाम आपकी कंपनी का रहेगा, लोग आपकी प्रोडक्ट को याद रखेंगे। तो उसकी कंपेन करें, उसको एडवर्टाइज करें। नंबर 3, कस्टमर इंटीमेसी। कस्टमर इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कस्टमर को अहमियत देंगे, कस्टमर आपको अहमियत देगा, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अहमियत देगा। तो कस्टमर इंटीमेसी कहते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोवाइडर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एंड कस्टमर। मतलब आपके दरमियान और कस्टमर के दरमियान आपकी इंटीमेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो आपको एज अ फ्रेंड फील करे, आपसे कोई बात छुपाए ना, उसको जो दुश्वारी पेश आ रही है आपको इजीली आप तक वो कन्वे कर सके। इससे क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्ट के अंदर जो लैक आ रहा था, जो डेफिशिएंसीज थी, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कल को नए कस्टमर बजाय खराब हो, आप क्या करें? अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कर लें। तो जितनी आपकी इंटीमेसी स्ट्रांग होगी उतने आपको अपनी प्रोडक्ट की ड्रॉबैक्स के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में पता लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एम्फसाइज रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड पॉइंट पर्सन पर्सनलाइज्ड सर्विसेज डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपेटिटर। एचआर क्या करेगा? रिक्रूट करेगा। इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए, इस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए वो ऐसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा जो इस काम के माहिर होंगे, जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस ही इस काम में होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको वहां से उठाकर इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए लगाया जाएगा।
रिक्रूट एंड सिलेक्ट जॉब कैंडिडेट, जॉब कैंडिडेट का मतलब जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपकी जॉब है और उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो जॉब कैंडिडेट है, विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर रिलेशन स्किल्स टू हेल्प फोर्टिफाई द प्रोवाइडर कंज्यूमर रिलेशनशिप। सिंपल वो ये पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, एचआर वाले ये काम आपकी हेल्प करेंगे। फोकस होगा रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज ऑन कस्टमर अट्रैक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। आप रिवॉर्ड अनाउंस करें कि जो कस्टमर ज्यादा जिसके रिटेन रहेंगे उसको रिवार्ड दिया जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में ये बेहतर एग्जांपल समझी जा सकती है। कंपनी यूएस बेस्ड है, वहां पे उनका एडमिन ऑफिस है, लेकिन वो पाकिस्तान में कंपनी रन कर रहे हैं, तो वो वहां से बैठकर देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने जो है ना उन्होंने कस्टमर रिटेन किए हुए हैं, कितने कस्टमर उनके साथ लिंक्ड हैं, जो वापस कस्टमर दोबारा आ रहे हैं। एक तो नया कस्टमर आ रहा है ना कि चलो एडवर्टीजमेंट, वो हम कह सकते हैं कंपनी की बुनियाद पे आ रहा है कि नया बंदा आ रहा है, कंपनी की एडवर्टीजमेंट से आ गया, देखा देखी आ गया। लेकिन जो कस्टमर वापस रिटर्न होकर आ रहे हैं, दोबारा वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इट्स मीन के वहां पर जो काम करने वाले हमारे लोग हैं वो एफिशिएंट है, उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये वाली आप पॉलिसी पे फोकस कर सकते हैं। नंबर 4, कस्टमर मार्केट फोकस। एक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाती है कि हमारी पॉलिसी कि हमने कस्टमर पे फोकस करना है, हमने नई से नई मार्केट की इन्वेंशन करनी है, नई से नई मार्केट तक हमने अप्रोच करनी है। यूनिक टारगेट मार्केट करेक्टरिस्टिक्स, या एक ही मार्केट के अंदर जो नई नई करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, लोगों की नई नई लाइकिंग डिसलाइकिंग, लोगों की नई नीड्स आ रही हैं, हमने उस पर फोकस रखना है। तो इस स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एम्फसाइज द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट मार्केट सच एज जनरेशनल और लाइफस्टाइल। इंटरनेट नहीं आ रहा। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता जाएगा, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती जाएगी। आज से जो पिछली जनरेशन है उनकी लाइकिंग, उनका लाइफस्टाइल मुख्तलिफ था, जो आज की जनरेशन है उनका मुख्तलिफ है, और जो आने वाली जनरेशन होगी अगले 10-20 सालों में उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। तो इस बिना पर कंपनी कहती है हमने नए आने वाले जो कस्टमर्स हैं ना उनको हमने फोकस करना है कि वो क्या चाह रहे हैं, हम वैसी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एचआर क्या करेगा? यूज करेगा स्ट्रॉन्ग मार्केट रिसर्च टू ड्राइव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो एम्प्लॉइज हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट मार्केट। फिर वही काम करेगा, जो इस तरह के लोगों को ये चाहिए होगा वो उस तरह के लोगों को हायर कर लेगा। अब हायरिंग में हमने बताया था एक उसकी कोर एम्प्लॉय होते हैं, एक उसके कॉन्टीजेंट एम्प्लॉय होते हैं। कोर एम्प्लॉय वो थोड़ी रखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कोर एम्प्लॉय अपने थोड़े रखेगी और कॉन्टीजेंट एम्प्लॉय को ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि कॉन्टीजेंट एम्प्लॉय कोई किसी किस्म का राइट नहीं उन पे क्लेम हो जाता कि अगर उन्होंने कंपनी में इतने अरसा काम किया है तो कंपनी उनको बेनिफिट्स रिटर्न देगी, मतलब उनको पेंशन देगी या कुछ और जीपी फंड वगैरह देगी। जिस तरह आज भी गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि पेंशन को खत्म करना चाह रही है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो हम पे बोझ पड़ता है आफ्टर रिटायरमेंट हम उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो गवर्नमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि आप इनको सैलरीज अभी ज्यादा दे दें और इनका रिटायरमेंट का बेनिफिट आप खत्म कर दें, कोई जीपी फंड कोई इस तरह की चीजें ना हो। तो इस तरह के जो है ना स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की स्ट्रेटेजीज पे फोकस करता है। फिर emphasize versatility and adaptability as products and services are subject to rapid change। उन प्रोडक्ट पे फोकस करेगा जो रैपिडली चेंज हो सकती हैं। ये हमने 4 किस्म की स्ट्रेटजी देखी, उसमें उनके ऑब्जेक्टिव देखे जो कंपनी ने डिजाइन किए, फिर साइड पे रखा हमने एचआर को। एचआर को हमने साइड पे रख के देखा कि एचआर इसका क्या हमें बेनिफिट दे सकती है, हमारी इस पॉलिसी को कितने अच्छे तरीके से अचीव कर सकती है, तो वो हमने देख लिया। अब हम एचआर फंक्शंस को एक नज़र मार लेते हैं, तो फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। Every organization is comprised of people acquiring their services, developing their skills, motivating them to high levels of performance, and ensuring that they maintain their commitment to the organization are essential to achieving organizational goal। चारों बातें उसने इसमें बता दी। एचआर के 4 मेन जो है ना फंक्शंस हैं कि सबसे पहले उसने सिलेक्ट करना है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, देन उसके बाद उन्होंने उसको रिटेन करना है, मेंटेन करना है, और उसके बाद उन्हें क्या करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देन उसके बाद उन्होंने उसको
रिटेन या मेंटेन करना है। दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन और सोशल एक्शन। मतलब ये सारे बिजनेस एक ही कैटेगरी में है, सारों का यही काम होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, वो यही काम करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से हम पहले तो सबसे पहले सिलेक्शन में देखेंगे ना कि सिलेक्शन हमारी अच्छी हो, जिस चीज के लिए हमें बंदे चाहिए हमारे पास सिर्फ वही लोग आए। जिस तरह हमारी इंस्पेक्टर्स की जो है ना वो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है कि हमें पहले इन्होंने क्या किया, एमसीक्यूज टेस्ट लिया हमसे, देन उसके बाद उन्होंने मजीद हमें प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए बंदे टैक्स के, हमें तो चाहिए बंदे जो है ना वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो बजट, फिस्कल पॉलिसी, एफबीआर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हो। तो जो हमने टेस्ट लिया था उसमें तो सारे ही आ गए, लॉ वाले भी आ गए, इकोनॉमिक्स वाले भी आ गए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी आ गए, कॉमर्स वाले भी आ गए। लेकिन अब हम इनमें से छांटी उन लोगों को करेंगे जो ज्यादा स्पेसिफिक हमारे जॉब के होंगे। तो हमारा उन्होंने फिर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रख दिया जिसमें उन्होंने प्योरली सब्जेक्ट वो डाल दिए जो सारे टैक्स से रिलेटेड थे। हायरिंग एंड कीपिंग गुड्स पीपल इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हायर अच्छे कर लेना, देन उसके बाद उनको रिटेन भी रखना। जिस तरह आज से पिछले जो 2 बैच आए हैं उसमें कई ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो बड़े अच्छे हाई क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन जब उन्होंने आके वहां पे इन्वायरमेंट देखा, उन्होंने कहा हमें ये इन्वायरमेंट नहीं पसंद, तो वहां से वो क्विट कर गए, वहां से वो चले गए, या वो सैलरी की वजह से चले गए, या उन पे अपनी उनकी एबिलिटी का पता था कि हम इससे ज्यादा सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा मंथली कमा सकते हैं, उन्होंने क्विट कर दिए, वो चले गए। To look at HRM more specifically, we propose that it consists of the 4 basic functions. First of all, staffing and training and development, then motivation, and fourth one is the maintenance. अब ये चारों फंक्शन जो है इनका अलग अलग से 2 3 चैप्टर्स हैं, इनकी टेक्निक बताई हुई है, इनके प्रोसेस बताए हुए हैं, किस तरह आपने स्टाफिंग करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन में क्या क्या तरीकेकार आ सकते हैं, और मेंटेन करने में आपको क्या करना होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ ये इनको एज अ इंपॉर्टेंस के तौर पे देखना है कि ये 4 फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये करने एचआर नहीं होते हैं, तो इससे एचआर की इंपॉर्टेंस का हमें सिग्निफिकेंस का पता चल गया। अब एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है, क्या सिर्फ एक ही बंदा है जो एचआर को देखेगा, या एक एचआर डिपार्टमेंट है जो कि यही काम करेगा, या सारे लोग अपने अपने लेवल के एचआर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं जी। इवन द स्मॉलेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन विद 1 or 2 employees must recognize responsibility for all for HR function for all HR functions। अपने अपने लेवल पे हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कि वो एचआर फंक्शंस को परफॉर्म करे। अगरचे किसी का फंक्शन सिलेक्टिंग या हायरिंग नहीं हो सकता, लेकिन मोटिवेशन तो हो सकता है। फिर दूसरे किसी बंदे का काम जो है ना वो कंपनसेशन होगा, रिटेन होगा, तीसरे का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे लोग क्या है अपने अपने लेवल पे एचआर के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन that are too small for a formal human resource management department, these functions will be the responsibility of each line manager। लाइन मैनेजर का मतलब जैसी एक डिपार्टमेंट है उसके साथ दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसी लाइन चेंज होगी, प्रोडक्शन लाइन, उसके बाद कस्टमर लाइन, सर्विसेज लाइन, मेंटेनेंस लाइन, ये सारी अलग अलग लाइन। HR department are generally responsible for assisting the line manager in these activities। अब ये एक एचआर डिपार्टमेंट को आप कह लें कि आपने एक सर्कल के फॉर्म में लिख दिया कि एक एचआर डिपार्टमेंट सेंटर में खड़ा है, उसने किस किस को अपने साथ जोड़ के रखना है, कौन कौन सी फोर्सेस उसको उनके एम्प्लॉयज के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं कि वो एम्प्लॉयज को खींच रही हैं, फिर एचआर ने उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले आ गया एचआर गोल्स। एचआर का गोल क्या है, गोल यही है कि जो कंपनी का गोल है वही एचआर का गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब वो कैसे करना है वो एचआर को पता होना चाहिए। एचआर अपने ये सारे टूल इस्तेमाल करेगा, जो 4 उसके टूल हैं वो इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले स्टाफिंग करेगा, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेगा, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ये सारी जो है ना, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 मोटिवेशन, नंबर 4 मेंटेनेंस। ये तो हो गए उसके अपने प्रोसेस जो वो काम कर रहा होता है, एचआर ने जो काम परफॉर्म करने हैं। तो ये एक्सटर्नल चीजें आ गई जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि वो अपने काम ना करे। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज को खींच रही होंगी अपनी तरफ, कंपेटिटर की सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के उधर चले जाएंगे,
हमने इस चीज़ पे भी फोकस रखना है कि हमारा कंपेटिटर क्या सैलरी दे रहा है इस बंदे को, जो जो हमने हायर किया हुआ है, अगर इसी लेवल का बंदा वो हायर करे तो कितनी सैलरी देगा वो, या अगर हम हायर करना चाहें तो कितनी सैलरी देंगे, उस पर फोकस रखना है। या हमारा कंपेटिटर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, हमने उस पर भी ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है ना वो क्विट ना कर जाएं। तो ये एक किस्म का आप कह लें कि HRM का ये एक चार्ट है, जिसके जो इसका दायरा कार है, जो इसके जो ये काम कर रहा होता है, ये HR का फंक्शन है। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी बस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।